नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज एक पत्र था, इसमें देखिए कह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या एवं अपराध के नए नए आयामों के दृष्टिगत बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक एवं उससे वरीय स्तर के पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की आवश्यकता पर आधारित बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों का सृजन किया गया है। इसका मतलब कि जो 72वीं बीपीएससी आपका है उसमें बहुत हाई चांस ये है कि 181 पद तो डीवाईएसपी का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कम बेसी हो सकता है। एसडीएम के भी पद इसमें आ रहे हैं। तो मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आप झारखंड के परीक्षा को देखें, जेपीएससी में 100-102 के आसपास सीट है, यूपीपीसीएस में देखें सीट्स यही है। यूजुअली स्टेट पीसीएस का अगर आप देखेंगे तो 200 से 250 के आसपास ही उनका सीट होता है। ये तो बिहार है जहां पर भर भर के बहाली आ रही है और 181 डीवाईएसपी है, फिर एसडीएम का पद आ रहा है। ये अंतिम मौका है मेरे भाई। अगर ये अंतिम मौका को तुम चूक गए तो जीवन में चूक गए। जरूरी नहीं है कि आगे भी जो परीक्षा होगा उसमें इतना वैकेंसी रहेगा। फिर वही झारखंड वाला स्थिति रहेगा कि सर 50 सीट के लिए कितना फाइट करे, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये अंतिम मौका है, तुम्हारा जुलाई में परीक्षा है, जी जान लगा दो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो डीवाईएसपी का भी सीट अब कंफर्म हो गया, एसडीएम का भी सीट बहुत ज्यादा रहेगा, तकरीबन 100 के आसपास सीट रहेगा एसडीएम का भी। तो और क्या चाहिए भाई, 300 अगर क्रीम पद है तो तुमको तो फाइट एक स्ट्रांग देना ही चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। अभी देखो, एक परीक्षा हुआ है एएसओ का। एएसओ का जो परीक्षा है कौन कंडक्ट करता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। कितने लेवल की परीक्षा है? लेवल 7 की परीक्षा है। जो अभी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सा पेपर है? एएसओ का मेंस का पेपर है। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, पहला अगर हम लोग युद्ध में जा रहे हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए कि जो दुश्मन है उसका सोर्स क्या है, उसकी ताकत क्या है। तो पहला हम लोग सोर्स का ट्रेसिंग करेंगे, और जो ट्रेसिंग है वो हवाबाजी नहीं करेंगे। वो ट्रेसिंग मतलब एग्जैक्ट ट्रेसिंग करके आपको पेज नंबर के साथ बताएंगे, आप जाकर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ये पूरा बीसीडब्ल्यू का टीम इस पे लगा हुआ था कि वी नीड टू ट्रेस द सोर्स। तो पहला जो सोर्स का ट्रेसिंग होना चाहिए वो 71वीं बीपीएससी जो हुआ है उसका सोर्स का ट्रेसिंग होना चाहिए। साथ में अभी जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उस पर पैनी निगाह बनाकर रखने की जरूरत है कि वो किस लेवल पर जा रहा है, किस स्तर पर जा रहा है। तो अभी हम आपको कुछ उदाहरण के साथ जो एएसओ का पेपर हुआ है उसका सोर्स ट्रेसिंग करके दिखाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है। पहला यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि हम लोगों को असर्शन एंड रीजनिंग के लिए तैयार होना चाहिए। जो और कूट वाले सवाल, जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल हैं, इस तरह के सवाल के लिए हमको तैयार होना चाहिए। वन लाइनर हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वन लाइनर की तैयारी करके तुम जा रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, सारा कोचिंग बढ़िया है, सेल्फ कर रहे हो वो भी अच्छा है, पर वन लाइनर की तैयारी मत करो। वन डेयर एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन रहेगा, असर्शन एंड रीजनिंग रहेगा। इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज better to be prepared during the practice rather than to bleed profusely during the war। तो यहां पर तुम देखो, ये क्वेश्चन है मायोपिया पर। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि बीपीएससी का एक इंपॉर्टेंट थीम है आई में आपसे रॉड सेल्स के बारे में पूछता है, कॉन सेल्स के बारे में पूछता है, मायोपिया पूछता है, हाइपरमेट्रोपिया पूछता है, प्रेसबायोपिया पूछता है। ये सब आपसे पूछता है, तो हमको तो रेडी रखना ही चाहिए। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हिंदी वहां लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। ए एंड आर का क्वेश्चन है। लेट अस ट्रेस इट्स सोर्स। हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी उठाएंगे, उसमें ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में जाएंगे। एक 189 पेज के आसपास है। यहां पर देखो, मायोपिया के बारे में लिखा हुआ है। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अ पर्सन विद द मायोपिया कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट दूर का ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखता है अच्छे से। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन द इंफिनिटी। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर। इन अ मायोपिक पर्सन द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कैटेगोरिकली पिक्ड है कि नहीं एनसीईआरटी से? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना की बात हो रही है। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि इट इज फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। विल यू नॉट अलाउ मी टू से दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन चेरी पिक्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी? तुम बोलोगे मास्टर तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, जब तक तुम नहीं मनवाओगे तब तक मानेंगे। ये क्वेश्चन तुम देखो, इफ द मास ऑफ द अर्थ वेर डबल्ड, मास कह रहा है कि दुगना हो गया है अर्थ का, एंड द रेडियस इज हाफ, रेडियस d/2 हो चुका है, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ द मास m ऑन इट्स सरफेस? मेरे भाई, ये क्वेश्चन चेरी पिक्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी है और सब्जेक्ट का नाम है ग्रेविटेशन। 9th का एनसीईआरटी है, पेज नंबर 132 से 135 पे जाना। यहां पर देखो, एक फार्मूला लिखता है gm1m2/r²। तो m क्या हो गया? दुगना हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? d/2 हो गया। फार्मूला में डालोगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर 2 रहेगा, नीचे d/2 का स्क्वायर तुम कर दोगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई, पहली बात तो यह है कि अभी हम सोर्स ट्रेस कर रहे हैं। अगर इसका तुम डिटेल्ड
सॉल्यूशन चाहते हो कि सर डिटेल समझाइए, तो हम सोर्स को भी ट्रेस हम लोग कर देंगे, और आज का आज नहीं तो कल आप कमेंट करके बताइएगा, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग यूट्यूब पर डालने के लिए रेडी हैं, प्रोवाइडेड आप चाहते हैं कि नहीं ये बता दीजिएगा, नहीं तो हमारे पास भी उतना वक्त नहीं है, आपका भी वक्त खराब होगा। तो एक एक चीज का कहां से सोर्स है, क्यों पूछा गया और क्या इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, इसको हम लोग सॉल्व करके बजाते आपको दिखा देंगे। पर ये क्वेश्चन अगर आप इस फॉर्मूला में डालेंगे तो डायरेक्टली बन जाएगा। 71वीं बीपीएससी का भी क्वेश्चन तुम देखोगे तो उसमें तुमसे वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हर जगह जीरो कर रहा है, तो वो तुम बोलोगे सर न्यूमेरिकल पूछने लगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा है, वो एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला पूछ रहा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो पहली बात तो ये कि हम लोग को असर्शन एंड रीजनिंग के लिए रेडी होना चाहिए। दूसरा, जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसके लिए रेडी होना चाहिए, नहीं तो पछतावा के अलावा मेरे भाई कुछ और नहीं मिलेगा। और तुमको दिखाते हैं, तुम देखते चलो। टू आइडेंटिकल साइज बॉल, वन ऑफ द लेड का बॉल है, मास 12 केजी है, दूसरा अल्युमिनियम का बॉल है, उसका मास 3 केजी है, दोनों रेस्ट पर रहते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। पूछ रहा है कि व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम। तुमको लग रहा है बाप रे बाप कितना हार्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। एनसीईआरटी के तुम ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th में चले जाओ, यहां पर देखो लिखता है वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल, दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। जो त्वरण है वह इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है। तो लेड का 12 किलो का है कि एल्युमिनियम का 3 किलो का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि क्या सेम रहेगा, कह रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा, तो जहां जहां एक्सेलरेशन है वो स्टेटमेंट सही होगा। ये दोनों कट गया। और इतना तो हमको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और मास अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं हो सकता है क्योंकि मास ही अलग अलग है। इसका मतलब कि स्पीड एंड एक्सेलरेशन होगा। मेरे भाई कोई भी मास्टर, कोई भी व्यक्ति अगर तुमको अभी ये कह रहा है कि फलानवा गुत्थी पढ़ लो, फलानवा फुसेंट पढ़ लो, फलानवा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तुमको मूर्ख बना रहा है। एनसीईआरटी विल नेवर गो आउट ऑफ द फैशन। यही किताब तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा। बीसीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो नहीं सिलेक्शन होगा, और एक और किताब तुमको सिलेक्शन कराएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो सब कोचिंग अच्छा है, पर आस्क योर फैकल्टी टू फोकस देयर लेक्चर्स on the NCERT. Ask your faculty to focus their lectures in and around the previous year questions, क्योंकि NCERT and the PYQ is not going to be out of the fashion for sure. बाकी किताब से नहीं टकराएगा। जब दरोगा ऐसा 2 स्टार वाला एग्जाम एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, तब तो तुम डीएसपी बनना चाहते हो और सोचोगे कि फलाना वन लाइनर पढ़ लिए, फलाना से हो जाएगा, तो नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अब और कैसे खोल के दिखाए, भी और तुमको दिखाएंगे, तुम स्तब्ध हो जाओगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि मेरे भाई अगर तुमको साइंस पे पकड़ नहीं है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 30 नंबर का क्वेश्चन साइंस का पूछता है, साइंस पे पकड़ नहीं है तो तुम बाहर हो पीटी का। बिना लॉन्ग लपेट का हम कहना चाहते हैं कि बात आउट, आप इस एग्जाम से बाहर ही हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको साइंस पर पकड़ बनाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो आप बाहर चले जाएंगे। और क्वेश्चन देखो, टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स P and Q having the same total number of the turns and carry the same current, मतलब नंबर ऑफ द टर्न सेम है, करंट को सेम कैरी कर रहा है, ठीक है। सोलेनॉइड P is twice as long as the Q, जो इसका लेंथ है, जो लेंथ ऑफ द P जो है वो दुगना है Q के लेंथ से। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो तुमसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तुमको लगेगा कि सर आप कुछ भी पूछ रहे हैं। भाई उसका ट्रेंड बहुत ही कंसिस्टेंट है। 71वीं में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है फार्मूला पर, और एएसओ का भी अभी मेंस में भी उसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है फार्मूला पर। चैप्टर 4 फिजिक्स का क्लास 11 का एनसीईआरटी खोलो, वहां पर बी के बारे में लिख रहा है म्यू 0 n इंटू आई। तो बी फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, एन का फॉर्मूला होता है n बाई एल इंटू आई। तो यहां पर तुम देखो लेंथ क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो म्यू 0 बी ऑफ पी बाई बी ऑफ क्यू करोगे ना, तो यह हो गया म्यू 0 इंटू एन सेम है एल डैश इंटू आई। आई आई गया, ये गया, एन गया, एन गया। यहां पर एल क्या है, कह रहा है कि दुगना है, तो क्या हो गया, एल से एल चला गया तो 1/2 हो जाएगा। 1/2/1 इसका मतलब 1/2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1/2 कहीं ऑप्शन होगा, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन तुमको चाहिए, अभी तो हम बस हवा दे के उड़ा दे रहे हैं तुमको, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए कमेंट कर दो, हम लोग हर सब्जेक्ट का तुमको डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। साइंस से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, सारा चीज दे देंगे। क्वेश्चन देखो, if the same current passes through a copper wire and an iron wire of the equal length and the cross section area, then which of the following is true? कह रहा है कि equal length and equal cross section भी equal है,
ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है मेरे भाई। तुम देखो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का एनसीईआरटी उठाना, उसमें तुमको एक चीज पता होगा कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आर क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई एरिया। देखो ना यहां पर लिखा होगा आर इंटू रो इंटू एल बाई एरिया, ये तो तुमको एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको करोगे। तो इसका मतलब कि एल सेम है, ए सेम है, मतलब आर रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब जो हीट जनरेशन है वो क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टिविटी इंटू टी। समझने के लिए हम बोलते हैं कि जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसका हीट जनरेशन ज्यादा होगा। अब एनसीईआरटी में तुम देखो इस चीज को साफ यहां पर दे रखा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन, यहां पर है रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, ऊपर है 1.62 इंटू 10 टू द पावर -4 है, इसका 10 इंटू 10 टू द पावर ये है। तो लिस्ट यहां पर दिया हुआ है, तो आयरन का रो ज्यादा है, इसका मतलब कि हीट जनरेशन आयरन का ज्यादा है। तो इसमें कहीं देखो ऑप्शन होगा हीट जनरेशन किसका है, द हीट प्रोड्यूस्ड इज द सेम इन द बोथ नहीं, द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर इन द कॉपर नहीं, द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर इन द आयरन देन इन द कॉपर, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अगर आप एनसीईआरटी से देखेंगे। और यहां पर आपको टेबुलेट भी किया हुआ है, जब टेबुलेट किया हुआ है तो आप आराम से रो का वैल्यू आपको पता होगा और वहां से आप निकाल सकते हैं। सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 207 में टेबल है और इसके ऊपर यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो यहां पर इसी के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर इंटू टी और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आगे वाला स्लाइड में ये आप फॉर्मूला भी दिखा देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि ऐसे ही बता दिया मास्टर तुम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से दिया हुआ है। इतना भी आपको पता होगा, स्पीड इन द सॉलिड इज ग्रेटर देन द स्पीड इन द लिक्विड ग्रेटर देन द स्पीड इन द गैस। इजी क्वेश्चन है। तो एयर हो जाएगा, वाटर और सबसे ज्यादा आयरन में होगा, सॉलिड है, वाटर है, एयर हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। यहां पर दिया भी हुआ है स्पीड ऑफ द साउंड इन द डिफरेंट मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एनसीईआरटी में जाना, साउंड के क्लास 9 चैप्टर में जाना, इजी क्वेश्चन है, बट दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी माय डियर फ्रेंड। और एनसीईआरटी साफ उसको लिखता है स्पीड सॉलिड में ज्यादा है लिक्विड के बनिस्पत और गैस के बनिस्पत। ये क्वेश्चन तुम देखो, केरोसिन हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड डेंसिटी। ये पहली बात फिर से हम असर्ट कर रहे हैं, असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगेगा कि सर हमको सब याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी से। भाई सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर तुम देखो एनसीईआरटी किस में जाओगे, चैप्टर 10 क्लास 10 के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक पे जाना। यहां पर तुम साफ देखो दिया हुआ है, यहां पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ, टेबल 10.3 दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस अ ग्रेट मास डेंसिटी। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किया गया है। फॉर एग्जांपल, केरोसिन हैविंग अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन द वाटर although its mass density is less। इसका मतलब ये बच्चा से कहना चाहता है कि there is something called as the mass density, there is something called as the optical density। वो अंडरस्टैंडिंग आपको है कि नहीं, इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे केरोसिन का 1.44 है, वाटर का 1.33 है, लेकिन टेबल के नीचे देखो नोट करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जाकर तुम वेरीफाई कर लो जो आपको दिए हुए चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन, पेज नंबर 1-2 आगे पीछे हो सकता है, 175 की जगह 76 हो सकता है, 180 हो सकता है। वो नया प्रिंट और पुराना प्रिंट पे डिपेंड करेगा। पर जाकर चैप्टर में तुम देखो कैटेगोरिकली दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी और नॉट। अगर इस पे भी तुम्हारा आंख नहीं खुल रहा है तब तो फिर तुम आंख में दवाई डाल के एकदम सोए हुए हो और कुछ नहीं तुम कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप कमेंट कर दीजिए, इसका हम लोग वीडियो बना देते हैं, है ना, पूरा डिटेल में समझा के। अगला क्वेश्चन देखो, A fuse wire made of the tin is designed to melt when the current exceeds this. What change should be made to safely carry the 30 ampere? देखो जो तुमको बोल रहे थे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि फ्यूज वायर मेड ऑफ द टीन इज डिजाइन टू मेल्ट, हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही होता है। तो हीट में कह रहा है कि करंट को तुम बढ़ाए, टी सेम रहा, जब तुम करंट आई को बढ़ा रहे हो, what change should be made so that the safely carry 30 ampere to an appliance। और हीट जनरेशन को सेम रखना है तो बाय डिफॉल्ट है कि तुमको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि भाई अगर आई बढ़ा रहे हो और इसको सेम रखना है तो रेजिस्टेंस को तुमको कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई एरिया होता है। एल सेम है तो एरिया को क्या करोगे, तो तुमको रेजिस्टेंस को कम करना है तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का एरिया से इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तुमको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। और फ्यूज है तो तुम देखो डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन हो नहीं सकता, इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा,
अब जो फ्यूज होता है, इतना कॉमन सेंस है, एनसीईआरटी भी बोलता है कि फ्यूज सीरीज में लगता है, तो फ्यूज सीरीज में लग जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अभी आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, आप बता दीजिएगा, हम लोग वीडियो बहुत खुशी से बनाना चाहेंगे। और अभी बस हम सोर्स को ट्रेस कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये सोर्स का ट्रेसिंग है, जूल्स लॉ H=I²RT, सीधा एप्लीकेशन ऑफ ये है। तो यहां से एक आध निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कि सर एसर्शन एंड रीजनिंग को हमको करना पड़ेगा। निष्कर्ष नंबर 2, सर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका जो स्पेशल केस है वो हमको कर लेना होगा, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पे आप करा लीजिए। तीसरा, सर एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कुछ भी बोले फूसन पढ़िए, फलनवा पढ़िए, ढिमकनवा पढ़िए, नहीं, सब बेकार है, एनसीईआरटी इज नॉट आउट ऑफ द फैशन। चौथा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट थीम देता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थीम है उसको जरूर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर ऐसा किताब लीजिएगा जो सीसीई के एग्जाम को कवर करता है, जो एएओ को कवर करता है, एएसओ को कवर करता है, फिर सैनिटरी मैनेजमेंट को कवर करता है, हेडमास्टर को कवर करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को कवर करता है, जुडिशियरी को कवर करता है। वो किताब लीजिएगा जो बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट करता है उसके क्वेश्चंस को कवर करता है। अगर हम लोग का किताब होगा जो मैग्रो हिल से आता है, अगर वो पसंद है, वो बेस्ट सेलर है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। उसमें बीपीएससी के द्वारा सारे एग्जाम्स को कवर कर दिए हैं। या फिर कोई और प्रकाशन का मन है जो आपको लगता है कि वो ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, वो ज्यादा हॉलिस्टिक है, तो आप उसका भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हम लोग का पसंद है तो तर्कस नाम से आता है, आप उसको ले लीजिएगा, नहीं तो किसी और का मन है तो उसको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर पीवाईक्यू ऐसा ही लीजिएगा जिसमें बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट किया है वो सारे उसमें कवर्ड हो। जैसे अभी डीएसओ का पेपर हुआ है वो भी कवर्ड होना चाहिए। तो जो नया वाला एडिशन है उसमें हम लोग एओ, डीएसओ, मिनरल ऑफिसर, एओ, जुडिशियरी, असिस्टेंट इंजीनियर, वो सब रिसेंट वाला हम लोग कवर कर दिए हैं। ये क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि रिक्वेल ऑफ द गन, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन के बारे में पूछ रहा है। मेरे भाई फोर्थ एंड द लॉज ऑफ द मोशन क्लास 9 के एनसीईआरटी में जाओ, यहां पर साफ दिया हुआ है रिक्वेल ऑफ द गन। यहां पर जो बॉल को हम लोग पीछे क्यों खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, सीधा पूछा हुआ है। चेरी पिक्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी है, चेरी पिक्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी है। तुम देखो, ये तो पता होगा कि रिक्वेल ऑफ द गन जो हो जाएगा ये डी का 1 हो जाएगा, तो यहां पर तुम देखो ये दोनों कट जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, ये होगा, तो यहां पर ए भी हो सकता है। तो यहां पर तुम देखो कि एक पूछ रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, तो इसमें क्या हो सकता है, द पैसेंजर ट्रैवलिंग बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग, तो बी का 3 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ द मोशन का सिंपल है कि इनर्शिया को आपको ब्रेक करते हैं, इनर्शिया आपको रखता है, अ बॉडी इन द मोशन विल ट्राई टू बी इन द मोशन, इसे पढ़े होगे ना, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ भी नहीं है। अगर एनसीईआरटी बच्चा को आता है तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ये वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके लिखो। सामने वाला एक बार वीडियो को तुम पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि इसका क्या है। कह रहा है अटेम्प्ट करो प्लीज, विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करो। बहुत गलती कर दोगे। व्हेन अ सनलाइट इंटर्स अ रेन ड्रॉप, जब सनलाइट रेन ड्रॉप में इंटर कर रहा है, and a primary rainbow is formed which sequence of the optical phenomenon correctly describes the path of the light। भाई यहां पर एयर है, यहां पर वाटर का बबल है। वाटर का जो बबल है वो एक प्रिज्म के रूप में काम करेगा। तो जो भी यहां पर लाइट गया है वो अपना पाथ को चेंज करेगा, नॉर्मल से पाथ को डिविएट किया। जब नॉर्मल से पाथ को डिविएट किया तो यह पता होना चाहिए कि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पर जैसे हम बोल रहे हैं कि बबल प्रिज्म के रूप में काम कर रहा है, तो एक मीडियम ये है, हवा है, और एक मीडियम ये है, वाटर बबल वाला, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो यहां पर जब भी लाइट ट्रेवल किया तो पहला क्या हुआ, रिफ्रैक्शन तो सर हो ही गया क्योंकि मीडियम का चेंज हुआ। फिर हम बोले कि सर हमको इतना तो पता होना चाहिए कि जो बबल होता है एक प्रिज्म के रूप में काम करता है। जब बबल प्रिज्म के रूप में काम कर रहा है तो क्या होगा, यहां पर लाइट का डिस्पर्सन हो जाएगा, होगा ना भाई डिस्पर्सन। डिस्पर्सन होने के बाद यहां पर गया, और हमको पता है कि रेनबो के केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो सर नहीं ही होता है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट अपना पाथ को बदलता है तो रिफ्लेक्ट किया और फिर अपना मीडियम चेंज किया तो रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहां पर देखो क्या होगा, पहले क्या होगा, डिस्पर्सन बिल्कुल भी नहीं, पहले रिफ्रैक्शन होगा सर क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा होगा, तो ये नहीं होगा। रिफ्रैक्शन के बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, नहीं हुआ सर। रिफ्रैक्शन के बाद वो बबल प्रिज्म के रूप में काम कर रहा होगा, जब बबल प्रिज्म के रूप में काम कर रहा होगा तो लाइट को अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ रहा होगा, तो डिस्पर्सन हुआ। उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, उसके बाद फिर हवा
से बाहर हवा की तरफ आ गया, तो मीडियम चेंज किया तो रिफ्रैक्शन हो गया। तो तुम बोलोगे मास्टर ये सब चीज हमको समझ में कैसे आएगा? यहां पर समझ में आने की जरूरत क्या है? क्लास 10th का एनसीईआरटी देखो, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहां पर देखो फोटो बना रहा है, यहां से गया रेनड्रॉप है, रेनड्रॉप प्रिज्म की तरह में काम करेगा, ठीक है, यहां पर साफ लिखा होगा। रेनड्रॉप गया यहां से, फिर देखो लाइट टूट गया, और लाइट टूटने के बाद डिस्पर्शन, यहां पर देखो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद फिर ऐसे करके निकल गया। तो वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, और जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है और इसको गलत करोगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहां पर लिखा, साफ लिखा होगा, देखो, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, द रिफ्लेक्शन इज इंटरनली। सारा चीज एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, इस फोटो को एक्सप्लेन किया गया है और यहीं से क्वेश्चन को पूछा गया है। जाकर वेरीफाई करो चीजों को यार, है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कि क्या, नहीं तो तुम बोलोगे सर केवल तुम फिजिक्स का दिखा दिए, नहीं नहीं, सारा चीज दिखा दे रहे हैं भाई। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ द क्लोरीन। तो तुम बोलोगे सर ये तो कठिन क्वेश्चन है, इनफैक्ट कठिन क्वेश्चन है, क्लास 12 के एनसीईआरटी से लिया गया है और पी ब्लॉक चैप्टर से लिया गया है। यहां पर तुम देखो एक स्टेटमेंट लिखता है, द हायर ऑक्साइड ऑफ द हेलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। तो हायर ऑक्साइड क्या है? यहां पर O है, O2 है 2, O7 है 7, O3 है। तो कह रहा कि हायर ऑक्साइड ऑफ द हेलोजन्स आर मोर स्टेबल। तो ये हायर ऑक्साइड ऑफ द हेलोजन है तो ज्यादा स्टेबल है। तो लिस्ट स्टेबल कौन होगा? यहां पर ऑक्सीजन में एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ द क्लोरीन। तो क्लोरीन आपको पता है ना कि हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजन्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा। एनसीईआरटी से बेस्ट है, एप्लीकेशन बेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे भाई टफ है। एक चीज को ध्यान रखना कि साइंस जो है 71वीं में भी टफ पूछा है, अभी भी टफ पूछ रहा है, तो साइंस को अच्छे से करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 10th का एनसीईआरटी उठाओगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इजी क्वेश्चन हम इसको एकदम कहेंगे। यहां पर साफ लिखता है KOH के बारे में लिखता है, MgOH के बारे में लिखता है, NOH के बारे में लिखता है। तो आपको पता है, यहां पर लिखता है ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन द वाटर, है ना। दे आर द सोपी टच दिस। एनसीईआरटी से इजी क्वेश्चन है, तो इसको आराम से किया जा सकता है। तो इतना तो पता होगा कि C2H5 क्या है? इथेनॉल है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, KOH होगा, NaOH होगा, NH4OH होगा। इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। ये भी इजी क्वेश्चन है, पर एनसीईआरटी का सोर्स ट्रेस कर दे रहे हैं। अल्कोहल फिनॉल जाइएगा, क्लास 12 का एनसीईआरटी में जाइएगा, यहां पर साफ देखिए, जब क्लोरोफॉर्म है तो यहां पर लिखता है कि इट वॉज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन द सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज द ईथर। सोर्स ट्रेस कर दिए ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं तुमको। यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, ईथर। अगर नहीं करोगे मेरे भाई तो बाहर जाओगे, है ना। कोई भी कोचिंग वाला बोलेगा मेरा मटेरियल से आया, उसके मटेरियल से आया, फलनवा किताब पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ोगे कुंजी है। एनसीईआरटी इज नॉट आउट ऑफ द फैशन माय डियर फ्रेंड। पूछ रहा है आयरन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आपको पता होगा कि हेमोग्लोबिन का होता है। ये आप 12th के एनसीईआरटी और 10th के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता ही होगा। तो यहां पर देखिए सीधा एनसीईआरटी जाता है। किस क्लास का एनसीईआरटी? 10वां क्लास का एनसीईआरटी है। मेटल एंड नॉन मेटल खोलिएगा, हम तो क्लास में ही बताए हुए हैं। यहां पर साफ लिखा होगा कि सच एज द एल्युमिनियम, जिंक, सो बोथ द एसिडिक एज वेल एज द बेसिक बिहेवियर सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड एज वेल एज द बेसिस साल्ट एंड वाटर एंड नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि देखो कठिन क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम का हो गया, फिर आपको जिंक, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है ना। तो इसका क्वेश्चन कहां गया? तो देखो इजी क्वेश्चन है यार। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो गया, तो मतलब C का तो 1 हो जाएगा। तो देखो C का 1 हो गया, मतलब ये कट गया, ये कट गया। फिर तुमको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब तुमको पढ़ाए थे तो हम बताए थे ना कि जो इनो वगैरह होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एसिडिटी को खत्म करता है, मतलब बेसिक इन द नेचर होता होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन द नेचर हो जाएगा, तो A का 2 हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर ज्यादा बेसिक हो सकता है क्या? भाई सबसे पता है कि तुमको पता है कि NaOH जो होता है उसका बेस 14 होता है, इतना पता होना चाहिए। अगर ये सब तुमको पता नहीं है तो एनसीईआरटी में साथ लिखा हुआ है कि pH 14 किसका होता है, एक टेबल ही पूरा बना हुआ है। तो pH 14 हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का NaOH, उसका जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH बन जाता है और उसका pH 14 होता है। तो सबसे कम pH, न्यूट्रल pH और pH 14 किसका होता है, ये सब चीज तो तुमको पता ही होना चाहिए। तो यहां से तुमको पता होना जाना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड जो होगा स्ट्रांगली बेसिक होगा क्योंकि इसका pH नंबर 14 हो जाता है। तो D का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी से है, वो जो pH वाला स्केल देखोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है 14 पर जाओगे
जाओगे तो NaOH लिखा हुआ है ना, तो जाकर उसको देखो, ये सब पलटना पड़ेगा। फलनवा रट लोगे, चिलनवा रट लोगे तो काम नहीं होगा साइंस में, है ना, इसीलिए दिखा रहे हैं। हार्ड वाटर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर, इजी क्वेश्चन है, बीच में कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लगाए हैं। द हार्डनेस ऑफ द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयंस, तो इसका कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मेकिंग, देखो यार मतलब थीम उसका चेंज हो ही नहीं रहा है। सोप से पूछता है, डिटर्जेंट से पूछता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से क्वेश्चन वो पूछता है, फिर तुमसे पूछता है आई से क्वेश्चन पूछता है, इमल्सिफिकेशन से पूछता है, कोगुलेशन से पूछता है, सपोनिफिकेशन से पूछता है, मिशेल फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछता है, बेकिंग सोडा से पूछता है, बेकिंग पाउडर से पूछता है, वॉशिंग सोडा से पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम उसका इंपॉर्टेंट थीम है, और ये थीम तुमको केवल पीवाईक्यू से पता चलेगा। तो तुमको करना कैसे है तैयारी, पहले पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू के बाद तुमको थीम को मैप कर लेना है कि कैसे कैसे कौन सा थीम है, और उस थीम का एनसीईआरटी पकड़ के एकदम मथ देना है। मथना समझते हो ना, जैसे दही को ऐसे ऐसे करके मथते हैं तो मक्खन निकलता है और फिर वही आपका घी बनता है ना। शहर वाला सब जो अमूल का जो छाली से घी बना लेता है, तुम नहीं समझ सकते हो ब्रो, है ना। तो दही बनता है, दही के बाद वो मथाता है, उसके बाद मक्खन निकलता है, मक्खन को ककराया जाता है। ककराया समझते हो उसको, हम नहीं समझा सकते, ककराया वर्ड कहीं अलग फ्लेवर है, जो ककराता है उसी से सुगंध आता है। तो तुम जो छाली से घी बना ले रहे हो ना, दैट इज नॉट ओरिजिनल घी, तो मथना पड़ेगा, अगर नहीं मथोगे बाहर जाओगे, सिंपल सी बात है यार, है ना। बिना लॉन्ग लपेट क्या कहना चाहते हैं, तो जो पीवाईक्यू के बेसिस पर इंपॉर्टेंट थीम ले लेना। अगर तुम चाहते हो कि सर जो थीम्स हैं इस पर एक वीडियो बना दीजिए और सारा थीम को मैप कर दीजिए, तो अगर तुम चाहते हो कि सर थीम का एक वीडियो बना दीजिए और उस थीम का कौन क्लास का एनसीईआरटी रेलिवेंट है ये भी बता दीजिए, हम लोग करने के लिए रेडी हैं। तो आप दो चीज का कमेंट करके बताइए कि क्या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट कर दीजिए। क्या थीम का मैपिंग और किस क्लास का एनसीईआरटी हमको पढ़ना है ये मैप करके आपको बता दें, हम लोग रेडी हैं करने के लिए। बाकी आप देखिए, पूछ रहा है बेकिंग सोडा, पूछता ही है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब उसका इंपॉर्टेंट थीम है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये सब हम क्लास में बताए हुए हैं, अगर नहीं पता है तो तुमको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड के थ्रू बनता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी में देखो द बेकिंग सोडा कैसे बनता है, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग द tasty crispy pakoda etc. Sometimes it is added for the faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. It is produced using the sodium chloride as one of the raw material. Sodium chloride को पानी, CO2 अमोनिया, NH4Cl, NaSCO3 दिया, फिर जब हीट करते हो तो टूटता है, CO2 का बबल निकालता है, केक को फ्लफी बनाता है। पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में बहुत आम भाषा में लिखा हुआ है। अब बायोलॉजी वाला सेक्शन देखिए कि बायोलॉजी वाले सेक्शन का कैसे ट्रेसिंग किया जाता है, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी का भी ट्रेस कर दें, बिहार स्पेशल कर दें, ज्योग्राफी कर दें, सारे सब्जेक्ट का ट्रेस कर दें, और सारा एनसीईआरटी बेस्ड है और पीवाईक्यू बेस्ड है, सारा चीज़ पीवाईक्यू पर थीम है, तो आपको दो तीन चीज़ पे कमेंट करिए। पहला बता दीजिए कि सर इस सारा चीज़ का डिटेल्ड वीडियो दे दीजिए, थीम को मैप कर दीजिए, किस एनसीईआरटी को पढ़ना है ये बता दीजिए, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसका भी मैपिंग अगर आप चाहते हैं तो जरूर बताइए। बहुत खुशी से और बहुत हर्ष से हम लोग इसको करना चाहेंगे, ठीक है। अब बायोलॉजी का वीडियो देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। हेलो एवरीवन, यहाँ से हम लोग जो है सवाल वो बायो का देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि ये जो पेपर है एएसओ, तो एएसओ का पेपर में बायो का जो है 20 के आसपास सवाल आया है, बायो का 20 नियरली। अगर बायो में थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी अगर देख लेंगे तो 20-21 के आसपास सवाल आया है। तो हम इसमें देखेंगे क्या पेपर में कि किस तरीके से एनसीईआरटी से वो सवाल को बनाया है। हालांकि आप देखेंगे कि जो ये मेंस का पेपर है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, जनरली 11th 12th कुछ 7th 8th से भी सवाल पूछा है, बट 11 12 से ज़्यादा पूछा गया है। तो बोलेंगे सर फिर आप आए हैं क्यों, डराने के लिए आए हैं? डराने के लिए आपको नहीं आए हैं, हम आपको आए हैं कि ताकि आप स्मार्टली कैसे एनसीईआरटी को करना है, छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी कैसे जरूरी हो जाता है ये हम आपको बताएंगे कि जो इंक्लिनेशन है, जो कमीशन है, वो एग्जाम के थ्रू ही हम उसको जज कर पाएंगे कि कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ से वो सवाल फ्रेम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब ट्रेसिंग करेंगे सवाल का कि सवाल कहाँ से बन के आ रहा है, तो आपको दिखने को लगेगा कि वो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। कुछ सवाल है, आपको पता है एनसीईआरटी दो तरह का है, कुछ जो है ओल्ड वाला से है। ओल्ड में एक सेक्शन आता था इस तरीके से बॉक्स में करके, ऊपर में लिखा रहता था डिड यू नो इस तरीके से करके, और उसमें कुछ फैक्चुअल इस तरीके से देते, वहां से डायरेक्ट सवाल है। और कुछ जो है मैक्सिमम जो है वो न्यू एनसीईआरटी से सवाल है। तो क्या अब आप बोलेंगे कि क्या 11th और 12th
एनसीईआरटी हमको पढ़ना है या हमको पढ़ाना चाहिए आपको? नहीं, पूरा का पूरा आप नहीं पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जब हम आपको ट्रेसिंग करके बताएंगे तो आपको ना एक पैटर्न दिखेगा कि जो फ्रेमिंग हो रहा है सवाल का वो कहां से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो हम देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं देंगे, आपको बताते ही हैं ताकि आपको पता चले कि सोर्स क्या है, वह ट्रेसिंग कैसे हो रहा है, सवाल कैसे बन रहा है। तो ये पहला सवाल है कि कुफरी, कुफरी इज ए वेराइटी ऑफ। तो ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं है, ये न्यूज में बहुत रहा था। ये क्या है, वेराइटी है किसका, पोटैटो का, आलू का। तो ये न्यूज में रहा था। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कुफरी इज ए वेराइटी ऑफ विच, तो क्या टोमेटो का है या रेडिश का है या ब्रिंजल का है, पोटैटो का, तो ये किसका है, पोटैटो का भी बताएं। तो पोटैटो का जो क्या होता है कि ये जो वेराइटीज बनाते हैं वो कौन बनाता है, ICAR करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो बनाती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो बनाती है। उसका एक जो ब्रांच है वो कहाँ है, कुफरी में। और कुफरी कहाँ है, कुफरी इज इन हिमाचल। तो ये सब भी स्टैटिक आपको जरूरी हो जाता है। तो कुफरी में जितने भी आलू का वेराइटी, यहाँ आलू का रिसर्च होता है पोटैटो का, तो पोटैटो का जितना भी वेराइटी बना, तो जितना भी वेराइटी रहा उसके पहले लगा देते हैं कुफरी, है ना। कि जैसे हम एक पोटैटो बना मेरे नाम से कि पोटैटो राहुल, है ना, तो राहुल वेराइटी का अगर पोटैटो बनता है तो वो कुफरी राहुल हो जाएगा। कुफरी लगाने का मतलब हो गया क्या कि वो आलू का ही वेराइटी है, जो राहुल वेराइटी है वो कुफरी, जो कुफरी लगाने का मतलब हुआ कि वो पोटैटो का है। उसी तरीके से टोमेटो का भी होता है, रेडिश का भी होता है और ब्रिंजल का भी होता है। अब ब्रिंजल में आप सुने होंगे कि बीटी होता है। बीटी क्या होता है, बीटी हम लोग क्या करते हैं, जिन का मॉडिफिकेशन करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको बोलते हैं, जिसको जीएम क्रॉप बोलते हैं। और बीटी का मतलब क्या होता है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रीजेनेसिस, है ना, बैसिलस थ्रीजेनेसिस। आप सुने होंगे बीटी कॉटन भी सुने होंगे। जैसे इसमें करते क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उसके जीन में जाके हम ऐसा बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जो ब्रिंजल है जिसको बैंगन बोलते हैं, तो वो सड़ जाता है या उसमें कीड़ा लग जा रहा है, कुछ एक एरिया है जहां बहुत वो कीड़े का अटैक हो रहा है, तो हम उसमें ऐसा उसके जीन में बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन करा देंगे जो क्या करेगा कि वो रजिस्ट करेगा उस कीड़े को ताकि वो खराब ना हो। उसी तरीके से कॉटन में भी हम करते हैं। तो बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ये क्या है, जीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। उसी तरीके से आप रेडिश का देखेंगे, मूली का, तो मूली के लिए आप सुनेंगे कि हम लोग पूसा लगाते हैं। तो वैसे ही क्या है, पूसा में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। पूसा कहाँ है, आप कमेंट करके बताएंगे कि पूसा कहाँ है। पूसा में जो रिसर्च सेंटर है ICAR का, वो कहाँ है, पूसा कौन से जगह में है। तो पूसा में जो है, तो हम क्या लिखते हैं, पूसा का जो वेराइटी है, मान लीजिए पूसा देसी हो गया, पूसा चटकी हो गया, पूसा रेशमी हो गया, पूसा हिमानी हो गया। तो ये सब जो जैसे ही पूसा लगा, इसका मतलब क्या है कि वो मूली का वेराइटी का बात कर रहा है। उसी तरीके से टोमेटो का होता है, टोमेटो में हम लगाते हैं अर्का, है ना। अर्का में भी एक क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि अर्का कहाँ है। तो अर्का में है, तो सिर्फ अर्का में टोमेटो का नहीं लगता है, अर्का में आपको मैंगो का भी वेराइटी का रिसर्च होता है, तो अर्का मैंगो आपको दिखेगा, है ना। उसके बाद अनियन का भी होता है। तो अर्का मतलब अर्का आगे लगा हुआ है अगर प्रीफिक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टोमेटो है, उसका मतलब वो मैंगो का भी वैरायटी हो सकता है, अनियन का भी हो सकता है, टोमेटो का भी हो सकता है। बट कुफरी अगर कहीं लगा है तो आपको समझ जाना है कि वो किसका है, पोटैटो का है। उसी तरीके से पूसा लगा हुआ है तो मोस्टली पूसा का जो है वो रेडिश के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये सवाल करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये पूछा गया है। अगला सवाल पे देखेंगे, आपको बताएं कि कुफरी में भी है, कफरी जमुनिया है। तो जमुनिया का मतलब क्या है, जमुनिया इज ए वैरायटी, बट कुफरी लगाने का मतलब क्या है कि जो जमुनिया बना है वो कुफरी रिसर्च सेंटर में था, इसलिए कुफरी लगा दिया गया, और वो पोटैटो का वैरायटी है। कुफरी नीलकंठ है जो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। कुफरी रतन है जो हाई यील्डिंग रेड ट्यूबर्स होता है। उसी तरीके से देखेंगे कुफरी तेजस है जो हीट टॉलरेंट, कि कोई ऐसा जगह बनाया जा रहा है, ऐसा जगह आलू उगाया जा रहा है जहां बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, उसी तरीके से कुफरी गिरधारी है जो ब्लाइट रेसिस्टेंट होता है, जो लाल आलू हो जाता है ना, हरा टाइप का, जो नहीं खाते हम लोग फेंक देते हैं, तो ब्लाइट को बचाने के लिए। उसी तरीके से कुफरी हिमसोना है जो चिप्स वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जो लेज जैसी कंपनीज है वो अपना एक वैरायटी बनवाती है ना, ताकि चिप्स के लिए स्पेसिफिक हो। तो उस तरीके से चलते हैं हम अगले सवाल पे। दूसरा सवाल देखेंगे कि कैंथेरनस रोसेस, है ना, कैथेरेनस रोसियस जो है वो क्या मिलता है, में क्या मिलता है। आपको अगर ये पता हुआ तो आप तुरंत निकाल देंगे। तो ये सवाल आपको पूछने का ट्रेसिंग का क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी है ये बिनक्रिस्टीन, टैक्सोल, एफ्लाटॉक्सिन, ये सब क्या है, ड्रग का नाम है, ड्रग का नाम है। और बीपीएससी जो है वो ड्रग से एक सवाल देखेंगे, अभी 3-4 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ड्रग से पूछता है ना, ड्रग से क्या सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैंथेरनस रेसस। कैंथेरनस ये फूल का ही नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, सदा
बहार, ये बहुत न्यूज में रहा था कि इसमें जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, बिन क्रिस्टीन पाया जाता है। बिन क्रिस्टीन के अलावा और भी कुछ पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है बिन ब्लास्टीन, बिन ब्लास्टीन और बिन क्रिस्टीन, बिन क्रिस्टीन। तो बिन क्रिस्टीन और बिन ब्लास्टीन ये दोनों क्या है, ड्रग का नाम है। और इससे क्या बनता है, इससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। सदाबहार जिसको फूल बनते हैं, इसे ये भी पूछा जा सकता है सदाबहार का क्या है, ये साइंटिफिक नेम है ना, कैंथ्रिस रोसियस। उसके बाद आप देखेंगे ये टैक्सोल है। टैक्सोल क्या है, टैक्सोल भी एक क्या है, एक ड्रग है। और ये कहाँ यूज किया जाता है, कीमो में यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी में, कीमो में। कीमो किस लिए करते हैं, कीमो जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, उसी में ये टैक्सोल यूज होता है। तो कहाँ से ये मिलेगा, आपको पता है, ये एक ट्री होता है जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक यॉ ट्री, उसी के बार्क से मिलता है, बार्क ऑफ पैसिफिक यॉ ट्री, उसी के बार्क से ये मिलता है टैक्सोल, और वो कीमो में यूज किया जाता है। एपिजेनिन है, एपिजेनिन क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है एपिजेनिन। और एपिजेनिन जो है वो कहां से मिलता है, आपको पता है चमोली में एक टी होता है, चमोली टी, चमोली चाय, चाय, चमोली चाय में ही एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उसमें एपिजेनिन होता है। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, फ्री रेडिकल्स को किल करना। तो आप बताएंगे कि आपके डेली लाइफ में ऐसा कौन सा डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करिए, आपको पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट और क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप अल्फा टॉक्सिन देखेंगे। तो अल्फा टॉक्सिन इज ए नॉट ए ड्रग, इट्स ए क्या, इट्स ए टाइप ऑफ फंगी। और ये क्या है, फंगी है। और ये क्या करता है, डिजीज एक तरह का फैलाता है। और किस में फैलाता है, मेज में, जो मक्का होता है, या कॉफी में, है ना, या फिर पीनट्स में, इसमें जो है ये अल्फा टॉक्सिन क्या है, फंगस है जो लग जाता है और वो खराब करता है, डिजीज होता है। तो ये सवाल आपको बन गया होगा। और यहां से क्या आपको समझ में आ गया कि ड्रग बहुत जरूरी है। तो जब भी एनसीईआरटी आप पढ़ें तो जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उसको नोट डाउन कर लें। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही पढ़ने लग जाए, पूरा 12th घुस गए, पूरा नीट का तैयारी करने लगे। हालांकि कुछ सवाल इसमें है जो नीट का पीवाईक्यू से पूछा गया है, उसका रीजन ये है कि ये मेंस का पेपर है और सारे सवाल आपको लगाने नहीं होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपको स्किप करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सवाल हमसे नहीं लगेगा, आरओआई नहीं है। आप 11th 12th का बायो पढ़ के चले जाए, केमिस्ट्री पढ़ के चले जाए, फिजिक्स पढ़ के चले जाए, तो आपको पूरा 2 साल का वो सिलेबस है, तो वो करने का कोई आरओआई मतलब नहीं बनता। 2 सवाल आप 3 सवाल स्किप कर देंगे, बाकी सवाल आप देखेंगे बहुत आसान सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। थोड़ा सा आप ब्रेन लगाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड है। आप देखेंगे ट्रेंड कि बीपीएससी पहले ना साइंस पूछती थी, बाद में वो साइंस का एप्लीकेशन से सवाल पूछने लगा। अभी क्या है कि साइंस को ना टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दे रहा है। ये जो है वो क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी में भी न्यूज में है, उसी से सवाल ये पूछ दिया है। तो आपको क्या करना है कि वाइजली पढ़ना है, आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है कि कैसे हम क्वेश्चन को निकाल ले जाएं। जो नहीं आता उसको छोड़ देना, उसके लिए पूरा 11th 12th पढ़ने नहीं लगना। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी इज जरूरी, एनसीईआरटी इज मस्ट, आप उसको करके जाएंगे, कीवर्ड्स करके जाएंगे। आगे हम सोर्स भी आपको दिखाएंगे कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कि कैसे सीधा सवाल पूछ गया। अब देखिए पूछा है जाइलम वेसल, यहां जाइलम आप जानते होंगे, लेकिन जाइलम वेसल होता है और जाइलम एक क्या होता है, ट्रैकियाड होता है। ट्रैकियाड क्या होता है, वो इस तरीके से लंबा होता है और दोनों उसका जो चोच टाइप का होता है, और जो वेसल होता है वो सिलेंड्रिकल साइज में होता है। बट द इन क्वेश्चन इट इज आस्किंग वेसल। तो आप क्या है, आप अभी तक जाइलम और फ्लोएम पढ़े होंगे कि जाइलम का काम होता है वाटर का मूवमेंट करना, फ्लोएम का काम होता है मिनरल्स को लाना और ले जाना दोनों, है ना, जाइलम 1 बे फ्लोएम 2 बे। लेकिन यहाँ क्या पूछा, जाइलम वेसल, ये खुद ही बता दे रहा है कि जो वेसल है वो क्या हेल्प करता है, वाटर कंडक्शन, कॉमनली प्रेजेंटिंग। अब ऑप्शन देखिए कि क्या पूछ रहा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, टेरिडोफाइटा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो प्लांट किंगडम का जो डिवीजन है वो आपको पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा ये सवाल। उसमें भी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्या है कि जाइलम वेसल का बात किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि कितने तरह, ये देखिए ये जो सवाल है वो क्लास 11th का जो बायो है उसका एनेटमी ऑफ फ्लावर प्लांट्स है, उसकी समरी से सवाल पूछा हुआ है कि अगर आप समरी भी पूरा पढ़ लिए होंगे तो ये सवाल आप करके जाएंगे, मुश्किल नहीं है। और एक ट्रेंड है कि यहां से सवाल, जो ये एरिया है प्लांट का टिश्यू, प्लांट का हार्मोन, प्लांट का फिजियोलॉजी, ये सब से सवाल पूछता ही पूछता है। तो आप ये सब करके ही जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम में 2 तरह का होता है, एक क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स, एक होता है फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स किसको कहते हैं, जिसमें सीड
नहीं होता है, बहुत बार बता चुके हैं। और फेनेरोगेम्स क्या होता है, जिसमें सीड होता है। इसी के डिवीजन पे दो तरह का हुआ, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। अब क्रिप्टोगेम्स में भी तीन तरह का डिवीजन है, क्लोरोफाइटा, ब्रियोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्लोरोफाइटा क्या होता है, जिसमें ना तो कोई ट्रू रूट हो, ना तो कोई ट्रू स्टेम हो, ना तो कोई क्या हो, लीव्स हो, ना तो उसमें पत्ता होता है, ना तो उसमें जड़ होता है, ना तो उसमें रूट होता है। तो होता क्या है, उसका एग्जांपल इसलिए एल्गी है। उसके बाद दूसरा जो है, जिसको हम बोलते हैं ब्रियोफाइटा, वो क्या होता है, मॉसेस और लिवरवोट इसका एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, कुछ रूट हो, हल्का फल्का उस डेवलप करना शुरू होता है। आप यहां से क्या देखेंगे कि इवोल्यूशन का भी आप देखेंगे कि कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है चीज, कि पहले उसके पास ना तो रूट था, ना तो स्टेम था, ना तो पत्ता था। अब वो इवॉल्व होकर उसमें थोड़ा थोड़ा रूट आने लगा है, थोड़ा थोड़ा उसमें स्टेम आने लगा है, लीफ लाइफ का स्ट्रक्चर बनने लग गया है। तो इवोल्यूशन इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये कि पहले क्लोरोफाइटा होगा, फिर ब्रियोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आप देखेंगे कि हल्का रूट आ गया है, स्टेम और लीव्स आ गया है। इसका एग्जांपल क्या है, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। हॉर्सटेल्स जो है वो किसका एग्जांपल है, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में क्या है, जाइलम है, लेकिन क्या वो जाइलम वेसल है, नहीं। टेरिडोफाइटा में क्या है, जाइलम वेसल नहीं है, जाइलम क्या है, जाइलम ट्रैकियार्ड है, जाइलम ट्रैकियार्ड है। अब आते हैं जिसके पास, एक तो पहले जिसके पास सीड नहीं था, अब इवॉल्व हुआ जिसमें सीड आने लगा है। अब सीड आने लगा है तो एक में क्या फूल होगा, और उसके बाद वाला जो इवॉल्व होगा उसमें फूल भी होगा। तो जिसमें फूल नहीं होगा वो क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक होंगे जिसके चौड़े पत्ते होंगे, वाइड लिप्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे, जिंको फाइटा और साइकाडोफाइटा। और जिनको कोन लाइक होगा उसको बोल देंगे पिनोफाइटा। और जिनके पास फ्लावर्स होंगे, है ना, सीड्स होंगे, प्रॉपर तना होगा, ये जड़ होगा, रूट्स होंगे, सब कुछ, उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के पास क्या होगा, जाइलम वेसल होगा, है ना, जाइलम ट्रैकियार्ड नहीं, जाइलम वेसल होगा। तो नाउ द क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जाइलम वेसल हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन आर कॉमनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। टेरिडोसाइट्स नहीं होगा। टेरिडोसाइट्स में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जाइलम ट्रैकियार्ड्स होता है, जाइलम वेसल नहीं होता है। ठीक है, और ये क्लास 11th का सवाल है, और ये चैप्टर आप पढ़ के ही जाएंगे। हर बार देखेंगे कि बीपीएससी का, चाहे वो सीसीई हो, चाहे वो एडीओ हो, उसमें भी हो सकता है यहां से सवाल पूछेगा। प्लांट से सवाल बहुत ज्यादा आने लगा है, तो आपसे सीखने की जरूरत है। आपको डरना नहीं है ये सब सवाल देखे कि यही आ जाएगा, हम पूरा 12th पढ़ लेंगे, नहीं। आपको सीखना है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनेगा, है ना। आप इसका प्री भी देखे होंगे, उसी समय कुछ दिन बाद बीपीएससी का प्री हुआ था, उसमें सामान्य सवाल जो उसका स्टाइल है वही पूछा, लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आप देखेंगे सिमिलर है, कि प्लांट से सवाल पूछ रहा है, प्लांट का टिश्यू से सवाल पूछ रहा है, प्लांट का हार्मोन से सवाल पूछ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल पे हम चलेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन इज यूज्ड इन स्पाइसेस। दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और अगर ये आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। फंगाई क्या होता है, नहीं। इसमें क्या होगा आंसर, इसमें आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लाइकेंस। कि लाइकेंस ही जो है स्पाइसेस में यूज करते हैं। आपको पता है लाइकेंस, मॉसेस आप पढ़े होंगे, मॉसेस इज क्या है, इन्वायरमेंट का इंडिकेटर है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। और ये क्या इंडिकेट करता है, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि ये जो है वो क्या दिखाता है, इन्वायरमेंट में ये क्या दिखाता है, जो मॉस है या लाइकन है। लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके बाद साथ रहता है, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। और इसी को हम इस यूज किसमें करते हैं, स्पाइसेस में। फंस को नहीं करते हैं। फंगई तो आपको पता ही है, फंगस है, ये क्या करेगा, डिजीज ही करवाएगा। और मॉसेस जो है इट्स ए इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। आगे चलेंगे हम। अगला सवाल जो है कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइटोक्रोम, व्हाट इज पीईपी, व्हाट इज इंडोल ऑक्सीडेज, व्हाट इज रोबिस्को। तो ना इसका आंसर जो है वो क्या है, रोबिस्को। और ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, और ये देखेंगे कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में ही है। एनसीईआरटी क्लास 11th फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि रोबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। डू यू नो वंडर व्हाई। ठीक है, पहले क्या था, जो पुराना वाला एनसीईआरटी आता था उसमें इस तरीके का बॉक्स बना होता था, और यहाँ पे लिखा होता था डू यू नो। बट अभी वाला में थोड़ा सा इस सबको हटा के थोड़ा ज्यादा बहुत कुछ हटा दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रोबिस्को हो जाएगा। और हो सकता है रोबिस्को का फुल फॉर्म भी पूछते। रोबिस्को क्या है, कि एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रोबिलोज 1,5 बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपसे यहाँ सीखने का जरूरत है क्या, कि इस बार रोबिस्को से सवाल बनाया है,
बट हो सकता है बीपीएससी में पूछ दे कि फुल फॉर्म ऑफ रोबिस्को, है ना, क्योंकि बहुत बार आपसे सवाल पूछ चुका है कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बता दो। बहुत चीज का फुल फॉर्म पूछ जाए तो रोबिस्को का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रोबिस्को 1,5 बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और फोटोसिंथेसिस से एक दो सवाल तो आता ही आता है पेपर में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कि विथ रेफरेंस टू स्पिरुलिना, है ना, स्पिरुलिना से संबंधित निम्नलिखित तथ्य कि वो प्रोटीन संपन्न होता है, प्रोकैरियोट होता है एंड हेटेरोसिस्ट होता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल प्रथम, उपरोक्त तीनों, प्रथम द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या देखिए कि स्पिरुलिना आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं? इसको स्पेस फूड कहते हैं। स्पेस फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच। तो यहां तक तो वो अगर पूछ देता बस तो बहुत आसान सवाल होता, लेकिन एग्जामिनर को देखिए कि वो आपसे ज्यादा जानना चाहता है, तो वो क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्योंकि वो प्रोकैरियोट भी होता है, वो हेटेरोसिस्ट भी होता है। तो आपके दिमाग में कि ये जो प्रोटीन है, ये जो स्पिरुलिना है, वो कौन से किंगडम में आता है, तब ना आप पता कर पाएंगे कि वो प्रोकैरियोट है या हेटेरोसिस्ट है। तो यहां का सवाल का ट्रेसिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि 11th के क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वहां पे लिखा हुआ है, एक टेबल है कि पांचों किंगडम का, पांचों किंगडम में आप देखेंगे कि मोनेरा किंगडम जो है उसके अंदर स्पिरुलिना आता है। अब मोनेरा को देखेंगे कि मोनेरा को जो सेल टाइप है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। और मोड ऑफ जो है वो देखेंगे कि हेटेरोसिस्ट भी होता है, प्रोकैरियोट भी है और प्रोटीन रिच भी है। तो तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों का तीनों इसमें आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पे ऐसे कैसे आ गया? चलिए अगला सवाल कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, है ना। अभी देखेंगे क्या कि नया ट्रेंड कि आपसे एग्जाम में ना स्टेटमेंट पूछने लग गया, स्टेटमेंट वाइज सवाल, स्टेटमेंट वाइज। और दूसरा एक होता है असर्शन एंड रीजन, जिसको ANR बोलते हैं। ANR का सवाल जब भी आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये लेंदी आपको देखने में लगेगा कि लंबा चौड़ा सवाल है, फंस जाएंगे, नहीं आएगा, पढ़ने में भार पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है? हिम्मत करके आपको पढ़ना है। पढ़ लिए सवाल बन जाएगा। असर्शन रीजन बहुत मुश्किल नहीं होता, बस वो देखने में भारी लगेगा। और ये लेंदी इसलिए दिया जाता है ताकि आपको कम समय में आपको पढ़ने में समय लाए, जो उसमें गए वो गए। तो आपको इस तरीके का सवाल को क्या करके प्रैक्टिस करके जाना है। तो आप देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बहुत आसान सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड। असर्शन रीजन में क्या होता है कि असर्शन दिया रहेगा, पहले देगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या दूसरा जो है वो भी ट्रू है, और अगर ये दोनों ट्रू है तो क्या इसका जो रीजन दिया है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। इस तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि असर्शन में क्या बोला कि ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको है? जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है, उसी को तो कहते हैं कि वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये तो सही लग रहा है, तो ये सही है। अब हम रीजन पढ़ते हैं कि इट इज द रिजल्ट ऑफ, बोला कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिजल्ट किसका है? इट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, कि मतलब CO2 का लेवल बढ़ रहा है, हाँ, मतलब पोल्यूशन बढ़ रहा है, हाँ। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि हम लोग जंगलों की कटाई, जो पेड़ पौधा उसको हम काट पीट दे रहे हैं, तो क्या उसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? तो ये भी बात सही है। एंड द इंक्रीज इन मीथेन प्रोडक्शन, मीथेन प्रोडक्शन से भी बढ़ रहा है, तो हाँ, CH4 का भी एक बहुत बड़ा रीजन है किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब हम देखेंगे कि क्या ये रीजन दिया गया है जो असर्शन का, क्या वो रीजन जस्टिफाई कर रहा है? तो बोला कि ग्लोबल वार्मिंग को जस्टिफाई तो कर ही रहा है, कि उसका बढ़ने का रीजन क्या है? लेवल ऑफ CO2, डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज इन जंगलों की कटाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने और मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने से हुआ है। तो हाँ, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही भी है, दोनों A और R, असर्शन एंड रीजन सही है, और R जो है, रीजन जो है, सही कारण है A का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो ये देखेंगे, इसका अगर सोर्स ट्रेसिंग हम करने जाएंगे तो देखेंगे कि क्लास 10th से ये पूछा गया है। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है, पेज नंबर 208 से 215 के बीच में। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो इस तरीके का सवाल आप करके जाएंगे, और ये तो आना ही चाहिए, ये तो आसान सवाल में से आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत मुश्किल सवाल ही पूछा है, ये तो बहुत आसान सवाल ही था, है ना। ये अगला सवाल पे आएंगे कि बोल रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। इस तरीके का जैसे भी सवाल है ना, अगर एक भी आप मिला लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसको एक भी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि IBA क्या है, GA3 क्या है, ABA क्या है, इथाइलिन क्या है। तो अगर आप थोड़ा भी प्लांट देखे होंगे, प्लांट पढ़े होंगे, प्लांट का हार्मोन्स, तो आपको देखने से लग रहा हो कि इथाइलिन, IBA क्या है, ABA स्पेसिफिक होता है, जिब्रेलिन होता है, ये क्या है? प्लांट हार्मोन है ये, है ना। और इसमें क्या किया है? प्लांट का जो नेचुरल हार्मोन और सिंथेटिक हार्मोन को थोड़ा सा क्या किया है? वो मिला दिया है
है ना। जैसे आईबीए क्या होता है, एडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, है ना। उसके बाद क्या है, GA3 क्या है, वो जिब्रेलिक एसिड होता है, जिसका काम क्या होता है, स्टेम इलोंगेशन में। आईबीए का काम क्या होता है, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। उसके बाद एबीए है, एबीए क्या है, एस्बेसिक एसिड होता है, ये सीड डोर्मेंसी में काम आता है। तो आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल सवाल ये भी नहीं है, ये तो आपको आता होगा कि आईबीए है तो ये क्या है, ऑक्सीजन हो गया, GA3 जिब्रेलिन हो गया, इथाइलिन आपको पता है एक सिंपल गैसियस, एक सिंगल हार्मोन होता है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, प्लांट हार्मोन, और इसका काम क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग में। मतलब डी का 3 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि डी का 3 कोई है तो डी का 3 ये है और ये है, तो ये दोनों को हम काट देंगे और डी का 3 पे अब हम आएंगे आगे। तो ये 2 ऑप्शन हमारा निकल के आया। अब हम देखेंगे कि इसमें उसके बाद हम कोई जानते हैं, तो अभी हम पढ़े क्या कि एबीए जो है एस्बेसिक एसिड है, वो सीड डोर्मेंसी में काम आता है। तो एबीए क्या है, एस्बेसिक एसिड, एस्बेसिक एसिड, और इसका काम क्या होता है, सीड का डोर्मेंसी में। मतलब ए सी का ए 1, सी का 1 ये, इसका मतलब आंसर ए का क्या हो जाएगा, आईबीए एस्बेसिक एसिड का क्या हो जाएगा, रूट डेवलपमेंट, और GA3 जिब्रेलिन का काम क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ में, स्टेम के ग्रोथ में। इस तरीके से अब हम इसका सोर्स ट्रेस करेंगे, कि सोर्स ट्रेस करेंगे तो देखेंगे क्या कि क्लास 11th का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, जिसमें हार्मोन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, उसका समरी से ही सवाल बन गया है। अब इस तरीके का मतलब 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन के बदले एक सवाल है, मतलब आपको 4 कॉन्सेप्ट आएगा तब एक सवाल बनेगा। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर 1-2 भी आपको पता है तो आप इसको बना ले जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल के लिए भी रेडी रहेंगे। तो और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमको प्लांट का हार्मोन पढ़ के जाना है। आप अगर बात करेंगे तो 5 ही को हार्मोन होता है जो नेचुरल होता है। पहला ऑक्सीन, दूसरा साइटोकिनिन, तीसरा जिब्रेलिन्स, चौथा इथाइलिन और पांचवा एस्बेसिक एसिड। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीन का, तो ये स्टिमुलेट क्या करता है, रूट को फॉर्म करने में, ये रूट बनाता है, रूट को बढ़ाने में, है ना, और सेल के ग्रोथ, एक्सपेंशन, इलोंगेशन में काम करता है। साइटोकिनिन का अगर देखेंगे तो साइटोकिनिन जो है वो सूट ग्रोथ में करता है, और लैटरल बड ग्रोथ में, लीफ का जो पत्ता उत्ता बढ़ता है, एक्सपेंशन, उसमें ये काम करता है। उसका जिब्रेलिन देखेंगे तो ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन का काम करेगा। आपको पता है कि अगर आप चना वगैरह को भिगा देते हैं और उसको फिर कपड़े से ढक देंगे तो क्या हो, जर्मिनेट हो जाता है, तो वो जिब्रेलिन के कारण होता है। इथाइलिन सबको पता है कि ये फ्रूट राइपनिंग में काम आता है और एक सिंगल गैसियस हार्मोन होता है। और एस्बेसिक एसिड जो है वो किस चीज में काम आता है, सीड को जर्मिनेशन में भी बेस्ट। ये अगर पेड़ में भी स्ट्रेस होता होगा तो वाटर स्ट्रेस के, कब पानी के कितना चाहिए, कितना बाहर कर देना है, ट्रांसपिरेशन करवा देना है, ये सब में काम आता है एस्बेसिक एसिड। इसी का जो है अभी हम क्या पढ़े, इसी का जो है अभी हम क्या देखें कि जो पूछा गया है आईबीए, इसका क्या है, एक सिंथेटिक हार्मोन बनाया गया है एबीए। और एबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आइडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, और ये क्या होता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। अगला सवाल जो है, कैन एनिमल दैट रिस्पायर्स बट नो रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये तो आपको लगता है 7वां या 8वां के एनसीईआरटी में ही पढ़े होंगे कि फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है। ये तो आसान सवाल में आएगा। फ्रॉग जो है वो 3 तरीके से करता है, आपको पता है, इसको उभयचर बोलते हैं, है ना। जो गिल्स है, मेढक है, वो अपना क्या माउथ से भी करता है, माउथ के बाद ये स्किन से भी करता है, और स्किन के बाद ये एक चीज और है, माउथ, स्किन, और किससे करेगा, माउथ से भी करेगा, स्किन से भी करेगा, और लंग से भी करेगा। यस, लंग से भी करेगा, है ना, ये लंग से करेगा। अर्थवॉर्म जो है इसके पास कोई एक अपना सिस्टम नहीं होता है, ये स्किन से ही करता है ना। और कॉकरोच के बारे में आप पढ़े होंगे कि कॉकरोच का अपना सिस्टम होता है जिसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, उससे ये करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थवॉर्म। इसका हम सोर्स देखेंगे तो इसका सोर्स जो है चैप्टर क्लास 7 लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, उसमें देखेंगे कि डू यू नो। अगर पुराना वाला एनसीईआरटी में देखेंगे तो स्पेशली बॉक्स बना के भी दिया हुआ है डू यू नो करके, इसलिए हम पुराने वाले का नहीं लगाए, हम नया वाले का ही लगाए हैं। ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। आसान सवाल है, ये भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज अदर देन माइक्रोस्कोपी। ये तो आपको पता होगा कि क्रोमैटोग्राफी जो है इसमें माइक्रोस्कोपी का काम नहीं करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, इट्स ए टेक्निक ऑफ माइक्रोस्कोपी ही, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजिंग टेक्निक है ना। ये भी क्या है, इमेजिंग टेक्निक ही है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी सेल वेल होता है उसका हम इमेजिंग सिस्टम के थ्रू देखते हैं। ठीक है,
इमेजिंग टेक्निक है। और उसके बाद जो मेक्रेशन है, मेक्रेशन क्या है, मेक्रेशन जो है वो कह सकते हैं फर्मेंटेशन का एक टेक्निक है, जिससे जो इत्र वगैरह बनता है, जो सेंट वेंट बनता है, उसमें हम यूज करते हैं। एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है या ब्रेकिंग सिस्टम कह सकते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सब्सटेंस को पानी में डुबा उबा के, उसको हम क्या बोलते हैं, मेक्रेशन है। और क्रोमेटोग्राफी जो है वो माइक्रोस्कोपी के अलावा है। तो यह तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको पता होगा। इसका सोर्स देखेंगे तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में दिया हुआ, किसमें, कि सेल वॉल में, कि जो भी प्लांट का सेल होता है ना, कि व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो इसका आंसर क्रोमेटोग्राफी होगा। अगला सवाल देखेंगे कि रीड द स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट वाला आ गया। आपको बताए थे कि नया ट्रेंड आया है जिसमें स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, इस तरीके से सवाल पूछता है। सवाल क्या पूछ रहा है कि रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विथ रिगार्ड द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस मतलब सेल से सवाल है, और सेल से भी क्या है, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के ऑर्गेनल्स की अगर बात करेंगे तो गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रेटिकुलम, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या होता है लाइजोसोम, ये सब आपको पता होना चाहिए, वहीं से सवाल है। तो यहाँ देखेंगे क्या पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट एंड केमिकली मॉडिफाई द मटेरियल कंटेंट विद इन। सही बात है, ये क्या होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो है वो पैकेजिंग करता है, किसका, प्रोटीन का और लिपिड का, प्रोटीन का और लिपिड का। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये मिठाई बनाने वाला है, कि लाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलवाई है, कि वो मिठाई दूध लाया, उसको बनाया, पैकेजिंग करके वो भेज दिया। तो प्रोटीन लिपिड को उठाया और पैकेजिंग करके भेज दिया, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा हायर पूछ लिया है 12th लेवल पे जाके, 11th लेवल पे जाके। तो अगर हम इसका सोर्स ट्रेसिंग करेंगे कि गोल्जी अपरेटस का, तो आपको क्लास 9th में भी मिल जाएगा, उसके बाद क्लास 11th के जो सेल चैप्टर है उसमें भी मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट यह है कि क्या ये म्यूसिन को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्रेट करता है, तो हाँ, सिक्रेट स्लाइम इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको कहते हैं, वैसा प्लांट जो क्या करता है, जो वो कीड़ा मकोड़ा को पकड़ के खाता है, हाँ, वैसा प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। तो वो उस तरीके का प्लांट में भी स्लाइम सिक्रीट करता है सेल के थ्रू। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है गोल्जी बॉडी के, गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो यहां से आप क्या सीखेंगे कि सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसका फंक्शन क्या है, वो बहुत जरूरी है। जनरली आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से सवाल हमेशा पूछता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला जो है सवाल है वो पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस से, कि देखिए जिन से भी सवाल पूछ दिया। कलर ब्लाइंडनेस के अलावा आप देखेंगे कि जो हमारे आई में जो भी डिफेक्टिव है, मायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है ना, काला मोतियाबिंद क्या होता है, ये सब सवाल आपसे पूछेगा। तो इसमें पूछ दिया है कि कलर ब्लाइंडनेस इज फाउंड मोर इन मेल्स देन द फीमेल। क्यों? अगर आप देखेंगे कि आपका क्लास 12th में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जीन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो आप एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेन होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम। ये सवाल में क्या देखना है कि जो क्रोमोसोम से पूछा गया है कि जो मेल है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या बताता है, हमारा जेंडर बताता है ना। आपको पता है कि जो मेल बॉडी होता है उसमें एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, और जो फीमेल बॉडी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स बताता है। तो जो वाई शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, मेल को, ठीक है। उसी में क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सिर्फ मेल में ही ट्रांसफर होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो मेल विद सिंगल अफेक्टेड एक्स आर कलर ब्लाइंड, ये आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि वो जो जब जीन का ट्रांसफर होता है तो वो सिर्फ मेल में ही होता है, इसलिए। ठीक है, ये तो आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे हम। अगला सवाल जो पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, सीधा किताब से है कि पहले क्या होगा, पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं, ये आपको रटना ही पड़ेगा, है ना। अगला सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है, बहुत प्यारा सवाल ये बनाया हुआ है कि आयोडीन डिफिशियंसी, है ना, आयोडीन डिफिशियंसी, ये ध्यान दीजिएगा। उसे बोल रहा है कि फ्रॉग टेडपोल विल लीड टू फ्रॉग टेडपोल। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला कि फ्रॉग टेडपोल में ऑप्शन जब पढ़िए कि मेटामॉर्फोसिस, फिर बोला डेवलपमेंट ऑफ जाइंट फ्रॉग, इनहिबिशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर फ्रॉग। तो जो फ्रॉग टेडपोल है ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब क्या होता है, इट्स ए प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जब वो छोटा कोई
जीव होता है, लेमन की भाषा में आपको बता रहे हैं, जब वो छोटा होता है, जब वो बड़ा होता है तो वो डिफरेंट बन जाता है। तो क्या ह्यूमन से मेटामॉर्फोसिस होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे 5 उंगली है और जब बड़े हुए तो वो अजीब से एकदम टेढ़े वगैरह हो गए, नहीं। तो मेटामॉर्फोसिस किस में होता है? आप देखेंगे कि तितलियों में होता है, फ्रॉग्स में होता है, ठीक है, जो सिल्कवॉर्म्स होता है उसमें होता है मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि जो फ्रॉग टेडपोल है उसमें क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा। तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फोसिस ही होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि आयोडीन की डिफिशियंसी, इसका मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का यहां गेम है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का यहां गेम है। जब आयोडीन का डिफिशियंसी बोल रहा है मतलब कि आयोडीन कम होगा। जब आयोडीन कम होगा तो एक्सिलरेट मेटामॉर्फोसिस कैसे होगा? कि वो जल्दी जल्दी कैसे बड़ा हो जाएगा? नहीं ना, उसमें क्या होगा? इनहिबिशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत ही सुंदर सवाल था ये, और थोड़ा सा ब्रेन लगाने पे बन जाता। क्लास 11th का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनल्स में लिखा हुआ मेटामॉर्फोसिस जो होता है टेडपोल में होता है, और आयोडीन डिफिशियंसी कारण जो हार्मोनल चेंज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें डेवलपमेंट ना होके वो जाइंट फ्रॉग बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिफिशियंसी है। दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर फ्रॉग, ये भी नहीं होगा। होगा तो मेटामॉर्फोसिस ही, लेकिन एक्सेलरेटेड कैसे होगा? क्योंकि उसमें डिफिशियंसी बोल रहा है। अगर बहुत ज्यादा होता तो भी दिक्कत था। तो इसमें क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अगला सवाल पे हम चलेंगे। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट हेल्प इन एक्टिव रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, इसमें आपको देखेंगे तो ये भी फैक्चुअल सवाल है कि जो ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये भी फैक्चुअल सवाल है कि जो किडनी का नेफ्रॉन जो क्या होता है? सेल है। और किस चीज का सेल है? किडनी का सेल है। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन से ही क्या बना होता है? किडनी। उसी में क्या होता है? बोबेन्स कैप्सूल होता है। इसको क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉब्लेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं, है ना, प्रॉक्सिमल कॉम्यूटेड ट्यूब्यूल। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ये सब आपको देखेंगे कि क्लास 11th के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में आपको ये मिलेगा। और इसका आंसर जो वो क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूटेड ट्यूब्स, जिसमें 70% के आसपास सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। अगर आप देखेंगे कि बॉवेन कॉप्सूल में क्या होता है? बॉवेन कॉप्सूल में क्या होगा? बस फिल्ट्रेशन का ये काम है। इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन का। ये डीसीटी का काम देखेंगे तो इसका जो कंडीशनल काम होता है, मेनली ये बाइकार्बोनेट को क्या करेगा? ये बाइकार्बोनेशन करता है। और सिक्रेट क्या करता है? सिक्रेट क्या करेगा? ये सिक्रेट करेगा, और भी जो हाइड्रोजन आयन है इसको। तीसरा जो है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, इसका अगर काम देखेंगे तो इसका जो काम है वो किस चीज का है? वो रीअब्जॉर्प्शन का काम है ना, रीअब्जॉर्प्शन का काम है, और वे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो जो चौथा ऑप्शन है पीसीटी, यही देखेंगे कि 70% सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का काम होता है। और ये 11th के चैप्टर 16 में पेज नंबर 208 में लिखा हुआ है। अब आता है थोड़ा सा, आप देखेंगे कि कुछ कुछ सवाल जो है इन्वायरमेंटल रिलेटेड भी है। ये तो प्रॉपर करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन क्या पूछा कि विच नेशनल पार्क इज न्यू होम ऑफ द इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस, है ना, कि नेशनल पार्क में एक सिंग वाले गैंडे का नया घर। एक सिंग वाले गैंडे जब भी आप सोचते होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत काजीरंगा आ जाता होगा, आप आसाम चले जाते होंगे, ठीक है। लेकिन यहां काजीरंगा ऑप्शन में ही नहीं है, तो करेंगे क्या? तो करे क्या? तो काजीरंगा नहीं है तो आपको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि चारों ऑप्शन देख लेते हैं कि कान्हा कहां है। तो कान्हा देखेंगे कि एमपी में है, और ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए ज्यादा फेमस है। उसके बाद कॉर्बेट देखेंगे कि जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से आप देखेंगे, इफ यू कैन रिकॉल और रिमेंबर, तो प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, है ना, और किनके द्वारा किया गया था, ये आप बताएंगे। सब कुछ हम तो नहीं बताएंगे ना, यू हैव टू कमेंट। तो आप बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था लॉन्च, और क्यों किया गया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी बताना है। तीसरा देखेंगे दुधवा। दुधवा कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो ये जो नया होम है वो काजीरंगा के बाद उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहां है? बांधवगढ़ भी एमपी में है, और ये भी टाइगर के लिए ही फेमस है। कॉर्बेट कहां है? कॉर्बेट जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, यूके, उत्तराखंड में। उसके बाद अगर देखेंगे कि आसाम में कहां कहां है वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा हो गया, माइनस हो गया, पवितोरा हो गया, ओरंग हो गया, ये सब है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो काजीरंगा में ही पाया जाता है वन हॉर्न राइनो। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा मूव कर रहा है इन्वायरमेंट के साइड, है ना। पहले इन्वायरमेंट से सवाल नहीं था, लेकिन अवेयरनेस के लिए कि आप अगर कल को ऑफिसर बन रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट के लिए भी थोड़ा अवेयर रहेंगे, उसको संरक्षण करेंगे, उसको बचाने का कोशिश करेंगे। और वो कब करेंगे? जब आप उसको पढ़ेंगे, जब जानेंगे
है ना, कि कैसे वेस्ट हो रहा है, कैसे किसी चीज को हम खराब कर दे रहे हैं, इसीलिए, है ना। अगला सवाल वही है, ठीक है। ये हमारा क्लास 12 में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पहले ऐसे बॉक्स में लिखा हुआ था काजीरंगा और दुधवा के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ प्रोडक्शन एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर इट। ये तो बहुत आसान सवाल है कि कौन सा सही है। अब इथाइल अल्कोहल देखेंगे कि इससे क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और वो किसके कारण होता है, ईस्ट के कारण होता है, तो ये तो सही है। दूसरा चीज है जो नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर तो नाइट्रोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और ये किसके लिए होता है, प्लांट के लिए होता है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किसको कहते हैं, विनेगर को कहते हैं, और विनेगर में लैक्टोबैसिलस का काम ही नहीं है, गलत हो गया। चौथा कर्ड है, कर्ड को एजेटोबैक्टर, अरे एजेटोबैक्टर तो हेल्प करता है क्या, विनेगर बनाने में, है ना, और लैक्टोबैसिलस कर्ड और चीज के लिए है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, जो ईस्ट में, है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट के कारण इथाइल अल्कोहल बनाता है, C2H5 C2H5OH, यस। अगला सवाल, ये इसका जो आप देखेंगे क्लास 12 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसमें ये लिखा हुआ है कर्ड में ये ईस्ट इथाइल अल्कोहल के लिए, ठीक है। अगला खत्म सवाल हो गया। तो दिस वाज द क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने थे, आपको इसीलिए दिखाया गया है, डराने के लिए नहीं लाया गया कि आप डर के 11-12 पढ़ने लगे, लेकिन आप जो है अगर आप चाहेंगे तो हम आपको बोलेंगे कि कैसे, जैसे 11th का एक चैप्टर उठाएंगे तो सर उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे करना है, आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना होगा, लेकिन उसमें कीवर्ड कुछ कुछ जो है उसको कैसे निकाल के शॉर्ट नोट्स बना लेना है कम समय में, क्योंकि आप पूरा 11-12 पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और उसका ROI भी नहीं होगा, है ना। तो आप इफ़ यू वांट, आपको लगता है कि हम आपको बताएं तो कमेंट करिए, हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे कि एक चैप्टर का एग्जांपल देके कि कैसे इस चैप्टर से नोट्स बनाया जाए, आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए लेके आएंगे। बाकी डरना नहीं है, इस तरीके का इतना मुश्किल सवाल नहीं आएगा, लेकिन हाँ पैटर्न को जरूर पकड़ना है कि कौन कौन से एरिया से सवाल पूछेंगे। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले बायो में बहुत सवाल पूछा जा रहा है ना, इन्वायरमेंट से नया सवाल आ रहा है, तो ये सबको करिए। और बाकी थैंक यू सो मच, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए। Once again, thank you so much.